मान लीजिए इंग्लिश इंग्लिश का आपके पिछली बार जितने मार्क्स है उससे 4 नंबर 5 नंबर ज़्यादा है, तो क्या एनालाइज करें? इसमें इतने आए थे, इतने नेगेटिव गए थे, उसमें मैं परसेंटेज निकालती थी कि इसमें अपने 33% मिस्टेक हैं, इसमें अपने 50% मिस्टेक है, या जितनी भी हैं, तो उसको टाइम के साथ अपने को इम्प्रूव कर। लो वाले फील्ड में कैसे आपने आने की सोची? इतना इंटरेस्ट हो गया लीगल में स्पेशली, तो फिर मैंने सोचा था कि हाँ क्लैट मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट बन सकता है। तो पापा के फ्रेंड हैं, उनके बच्चे हैं, उन्होंने क्लैट अटेम्प्ट किया, फिर उन्होंने एडवाइस किया था कि क्लैट कर सकती है ये एंड इसमें पोटेंशियल है। तो दूर के बारे में तो आपने कभी ड्रीम भी नहीं किया था कि वहाँ भी मेरा एडमिशन हो सकता है, तो ये संभव हो कैसे पाया? मेरी फ्रेंड है तो मैं, लेकिन 2 साल सीनियर है, तो वहाँ से फिर उसने लाइक एक बार स्टेटस डाला था कि माय ड्रीम कॉलेज, तो मेरे को अभी भी याद है कि मैंने सर्च करके देखा था कि भाई क्या है क्या नहीं। वहाँ से फिर मेरे को पता चला था कि बेंगलोर है जो लॉ कॉलेज है, टॉप है इंडिया का। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यही है? हाँ। इसमें क्या क्या था, सिलेबस क्या क्या है? मेनली इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है रीडिंग कंप्रीहेंशन, या जिसे हम इंग्लिश बोल सकते हैं। उसमें दूसरे बाद आता है हमारे पास जीके आता है, फिर हमारी आती है लीगल रीजनिंग, फिर आती है क्रिटिकल रीजनिंग एंड फिर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स या मैथ्स। टोटल कितने मार्क्स का होता है? 120 मार्क्स का होता है, 120 मिनट्स के लिए। तो उनमें इनमें से कौन से जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है? 5 सब्जेक्ट हैं, टोटली इंपॉर्टेंट हैं, फिर लेकिन डिफरेंस क्रिएट करता है जीके एंड मैथ्स। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक स्टूडेंट की तरह क्लासरूम के बेंचेस पर बैठा हूं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आज एक टॉपर का इंटरव्यू करने जा रहा हूं। ये टॉपर क्लैट एग्ज़ाम के कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जितने भी हमारे इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं लॉ की, वो अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं क्लैट। तो उनके जो टॉपर हैं उनमें से एक लड़की अभी मेरे सामने बैठी है। इनसे मैं क्लैट एग्ज़ाम के बारे में भी जानूंगा और जो इनकी सक्सेस स्टोरी है कि क्लैट एग्ज़ाम को टॉप कैसे किया वो भी हम जानेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ देखने वाले हमारे सब्सक्राइबर्स उनको पता हो क्लैट एग्ज़ाम क्या है, लेकिन अभी भी जितना क्रेज़ यूपीएससी का है, अभी आने वाले समय में क्लैट का भी वही होने वाला है। सारी बातें करेंगे। तो बेटी का नाम है शिक्षा मलिक और इनकी ऑल इंडिया रैंक 16 EWS के अंदर, वैसे 266, और पूरे इंडिया में जो टॉप लॉ यूनिवर्सिटी है वो NLSIU बेंगलोर है। शिक्षा, यस सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। वैसे ये हमारा दूसरा इंटरव्यू है। एक इंटरव्यू हमारा पहले भी हुआ था लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से वो हमें रद्द करना पड़ा। आज हम सारी टेक्निकलिटीज़ को चेक करने के बाद दोबारा से इंटरव्यू करेंगे। तो शिक्षा, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आपके परिवार में कौन कौन है और ये लॉ वाले फील्ड में कैसे आपने आने की सोची? सर मेरा एक जॉइंट फैमिली है और मैं महेंद्रगढ़ से बिलोंग करती हूँ। तो उस जॉइंट फैमिली में मेरे दादा दादी एंड मेरे चाचा चाची एंड 2 कज़न्स हैं, और फिर मेरे मम्मी पापा एंड मेरा एक भाई है छोटा। तो हमारी 10 लोगों की एक जॉइंट फैमिली है एंड हमारा बैकग्राउंड फार्मर बैकग्राउंड है, क्योंकि मेनली ना कोई जैसे गवर्नमेंट जॉब है एंड लाइक ये लगा लो आप बिल्कुल जैसे किसी को नॉलेज नहीं थी क्लैट के बारे में। वही मेन होती है नीट IIT या UPSC, उसी के बारे में नॉलेज है। अदरवाइज़ वो एरिया थोड़ा आइसोलेटेड एरिया है, इतना ज़्यादा एक्सपोज्ड है भी नहीं कि वहाँ पे इतनी वो पहुँच सके। लेकिन जैसे इस फील्ड में मैं इसीलिए आई थी क्योंकि पहले मेरे को ये था कि UPSC करना है, मतलब जाना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना है, क्योंकि साइंस एंड उसमें थोड़ा सा मेरी रुचि कम थी। SST मेरे को बहुत पसंद है बचपन से, तो उसके लिए UPSC की तैयारी करनी थी। फिर ये था कि UPSC के लिए हमें ग्रेजुएशन करनी पड़ती है BA के लिए, तो पापा थोड़े से कंसर्न थे क्योंकि BA के बाद जॉब थोड़ी वो होती है, मुश्किल्स होते हैं और वो अपॉर्चुनिटी बच्चे के पास बचती नहीं है। तो पापा के फ्रेंड हैं, उनके बच्चे हैं, उन्होंने क्लैट अटेम्प्ट किया था मेरे से पहले एंड उनका सिर्फ क्वालिफाई हुआ था, उनको कोई कॉलेज मिला नहीं था। उसके बाद उन्होंने एडवाइस दिया था कि 10th के बाद, जैसे 10th का हमारा रिजल्ट आ चुका था जून के टाइम पे, एंड फिर उन्होंने एडवाइस किया था कि क्लैट कर सकती है ये एंड इसमें पोटेंशियल है। तो वहाँ से फिर मेरी क्लैट की जर्नी स्टार्ट हुई थी एंड फिर यहाँ पे मैंने रोहतक में एडमिशन लिया था जुलाई के आसपास। अभी हम जिस जगह बेंच पे बैठे हैं ये कौन सी जगह है, क्या है, इसका भी डिस्क्रिप्शन हमें दीजिए। तो ये मेरा कोचिंग सेंटर है जहाँ से मैंने मेरी क्लैट की जर्नी स्टार्ट की थी एंड इसका नाम है कैरियर लॉन्चर रोहतक। तो मैं यहाँ पे जुलाई में आई थी एंड मेरा जुलाई 2022।
तो मैंने 2 ईयर प्रोग्राम लिया था यहाँ का। तो यहाँ से फिर मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लैट को लेके मेरे को ये नहीं था, मेरे को ये भी नहीं पता था कौन से सब्जेक्ट्स हैं रियली बताऊँ। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एज अ डेमो क्लासेस ली थी। फिर वहाँ से मेरा इतना इंटरेस्ट हो गया लीगल में स्पेशली, तो फिर मैंने ये सोचा था कि हाँ क्लैट मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट बन सकता है और इस एग्ज़ाम्स मैं मतलब क्वालिफाई कर सकती हूँ। तो वहाँ से फिर मेरे बेसिक्स यहाँ से मैंने क्लियर किए थे। फिर जनवरी के आसपास मैंने मॉक स्टार्ट किए थे। तो आप ये कह सकते हो कि स्टाफ भी मतलब मेरे टीचर्स इतने सपोर्टिंग एंड इंगेजिंग थे कि मेरे को बहुत हेल्प हुई है वहाँ पे भी। एंड मॉक्स मेरे जनवरी में स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद कंटिन्यूस एनालिसिस एंड लाइक जहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं वहाँ पे टीचर्स हेल्प कर रहे हैं। और जो भी दिक्कत आ रही है तो मैंने यहाँ पे मतलब 1-1.5 साल रह के प्रिपरेशन की थी। तो ये कह सकते हो कि सारी प्रिपरेशन जब आप 2022 में आपने एडमिशन लिया, आपका कहना है कि उस समय तक आपको लॉ के फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पता था और टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया की बेंगलुरु के बारे में तो आपने कभी ड्रीम भी नहीं किया था कि वहाँ भी मेरा एडमिशन हो सकता है। तो ये संभव हो कैसे पाया? सर जैसे आपने कहा कि बेंगलोर का मेरे को बस उसी जो मैं आपको बता रही थी कि पापा के दोस्त है, तो उनकी जो लड़की है वो मेरी फ्रेंड है, तो मैं लेकिन 2 साल सीनियर है। तो वहाँ से फिर उसने लाइक एक बार स्टेटस डाला था कि माय ड्रीम कॉलेज। तो मेरे को अभी भी याद है कि मैंने सर्च करके देखा था कि भाई क्या है क्या नहीं। वहाँ से फिर मेरे को पता चला था कि बेंगलोर है जो लॉ कॉलेज है, टॉप है इंडिया का। फिर उसके बाद जब क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो पहले ही दिन आते ही यहाँ पर मैंने 1-2 दिन में यही जाना था कि भाई जैसे कौन से कॉलेजेस होते हैं और कौन सी क्या चीज़ करनी है। तो वहाँ से फिर मैंने अपनी टीचर से पूछा या वही जैसे सीनियर से जो मैं पहले कर चुके थे, तो उनसे फिर मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। एंड वहाँ से फिर पता चला था कि NLSIU बेंगलोर है वो तो टॉप जो कॉलेज क्लैट है इसका नाम जैसे मैंने बताया कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, यही है? हाँ। इसमें क्या क्या था, सिलेबस क्या क्या है? तो मेनली इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है रीडिंग कंप्रीहेंशन या जिसे हम इंग्लिश बोल सकते हैं। उसमें दूसरे बाद आता है हमारे पास जीके आता है। फिर हमारी आती है लीगल रीजनिंग, फिर आती है क्रिटिकल रीजनिंग एंड फिर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स या मैथ्स। टोटल कितने मार्क्स का होता है? 120 मार्क्स का होता है 120 मिनट्स के लिए। 120 मार्क्स में यानी कि एक सवाल करने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है? हाँ। जैसे एक क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स कटते हैं अगर गलत होता है तो 4 अगर आपके मार्क्स गलत, 4 अगर क्वेश्चन गलत हो तो 1 मार्क्स कटेगा। तो कितने गलत करो नंबर कटते जाएंगे। हाँ। तो यानी कि ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम अटैम्प्ट तो कर रहे हैं, गलत ना हो। हाँ। क्योंकि फिर आपके नंबर भी कम होते जाएंगे। अच्छा ये बताइए, इंग्लिश, लीगल, CR, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जीके, ये अपने मुझे 4-5 ये बताए, तो इनमें सबसे आसान कौन सा था आपके लिए और सबसे मुश्किल कौन सा था? सर मेरे लिए सबसे आसान था जीके और मैथ्स मेरे लिए अच्छे थे क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है तो उसमें ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई। सबसे टफ मेरे लिए था क्रिटिकल रीजनिंग, क्योंकि जैसे लीगल रीजनिंग में क्या होता है कि सिंपली अपने पास पैसेज है वहीं से डिटेल्स निकालनी है, तो उसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं करना था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स करने थे। लेकिन CR एक ऐसा है कि उसमें आपकी रीडिंग स्किल्स भी चलती है, मेंटली स्किल्स भी, सारा एक साथ जो आपको सोचना पड़ता है और फिर टाइम के जो पाबंदी आ जाती है, तो उसके हिसाब से क्रिटिकल रीजनिंग मेरी थोड़ी स्टार्टिंग में आई तब वीक थी और पेपर के एग्ज़ाम के पास जाते जाते भी मतलब ठीक ठाक ही हो पाई थी, स्ट्रॉन्ग नहीं थी, सही थी। और आपकी इंग्लिश? इंग्लिश अच्छी थी सर, मतलब ये कह सकते हो इंग्लिश और लीगल ने ज़्यादा प्रॉब्लम्स दी नहीं मेरे को। देखिए जो भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 80-20 का प्रिंसिपल होता है, यानी कि उसमें सिर्फ 20% बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनका 80% सिलेक्शन होता है। तो वो जो 20% के अंदर आप लोग क्रीम होते हो, तो उनमें इनमें से कौन से जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है? सर कंपटीशन में तो लगा लो अगर क्लैट इस टाइम पे 120 क्वेश्चन सर 120, तो पांचों सब्जेक्ट इक्वली आपको इंपॉर्टेंट देने पड़ेंगे। ये नहीं है क्योंकि मैथ्स 12 नंबर का आता है, 10 से 12 नंबर का, तो कई बच्चे ये गलती कर देते हैं कि मैथ्स तो थोड़े नंबर का है और जिसको पसंद नहीं होता पढ़ना वो छोड़ के चले जाते हैं। तो अभी तो ये लगा लो कि 5 सब्जेक्ट हैं टोटली इंपॉर्टेंट हैं। फिर लेकिन डिफरेंस क्रिएट करता है जीके एंड मैथ्स, क्योंकि मैथ्स है थोड़ा पोर्शन है लेकिन क्या है कि मैक्सिमम बच्चे उसको छोड़ के चले आते हैं। तो जो बच्चे इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करता है। फिर दूसरा आता है जीके, क्योंकि जीके में अपने कोई फर्स्ट डालने पड़ते हैं। इंग्लिश का, CR का और इनका ये होता है कि सिंपली आपको एक्यूरेसी बढ़ानी होती है, रीडिंग स्पीड बढ़ानी होती है, तो वो क्या होता है कि टाइम के साथ बढ़ जाती है। लेकिन क्या होता है जीके का अपने को इंटरेस्ट बना के पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ता है, तो उसमें ये दोनों सब्जेक्ट्स डिफरेंस क्रिएट करते हैं मेजर। तो आपका जो इंस्टीट्यूट है करियर लॉन्चर, वो शायद कोई एक मैगजीन भी आप लोगों को प्रोवाइड करता है, मंथन नाम है शायद उसका, वो क्या हेल्प करती है?
सर उसमें ये होता है कि मंथली भी आती है और वो वीकली भी आती है। तो जो मंथली मंथन होती है मैंने मेनली वही की थी। उसमें क्या होता है 30 से 40 टॉपिक होते हैं। वो क्या होता है कि जो मंथ में जितने भी अपने जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनका एक ये लगा लो कि सार होता है, जिस्ट होता है। हाँ। तो वहाँ से फिर वो क्या करते हैं कि मेन जो अपने को याद करने की ज़रूरत होती है वो वहाँ से फिर हम सोर्स हमारा एक मेन सोर्स रहता है कोचिंग के थ्रू। तो आप ये भी कहना चाहते हैं कि जो बच्चे कंपटीशन करते हैं इंग्लिश में लगभग सब बराबर होते हैं, लीगल में भी सबका अच्छी ही हो जाती है और सीआर डिपेंड करता है कि इसको कितनी समझ में आई, तो डिफरेंस डालता है जीके और मैथ्स। जिसका जीके और मैथ्स जिसने ज़बरदस्त मेहनत कर ली तो वो डिफरेंस डाल सकता है। आपको ये स्ट्रेटजी काम आई? हाँ सर, मेरी स्ट्रेटजी ये था कि एग्ज़ाम में क्या था कि लेकिन हेल्पफुल ये रहा था कि जीके अब की बार इतनी टफ थी नहीं। मतलब ये था कि पैसेज से अपनी एक गलती हमने क्या की थी यहाँ पे कि मॉक्स में हम सिर्फ पैसेज नहीं देखते, जीके में भी पैसेज देते हैं और फिर पीछे 5 या 6 क्वेश्चन नीचे देते हैं। तो हमने क्या किया था, हम पैसेज नहीं पढ़ते थे, सीधे क्वेश्चन पे आते थे। अब की बार क्लैट ने क्या ट्विस्ट दिया था कि पैसेज है ना उसको आपको पहले पढ़ना पड़ेगा फिर जाके आपके आंसर्स होंगे, अदरवाइज वो आंसर्स आपसे होंगे नहीं। तो ये था कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग जीके था। अदरवाइज क्या होता है कि 24 क्वेश्चन के आसपास होते हैं तो उसमें ये होता है कि सबसे कम टाइम टेकिंग होता है अगर अपने को क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अब की बार ट्विस्ट ये था कि अपने को पैसेज भी करना था, तो वहीं ना फिर वो रीडिंग स्पीड भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है जीके में। अच्छा, इसमें जब मैं आपका इंटरव्यू करने से पहले थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो रिसर्च में मुझे कुछ बच्चों के यूट्यूब के मैं वीडियो देख रहा था तो बहुत सारे बच्चों का कंसर्न था कि जी रीडिंग स्पीड इम्प्रूव कैसे करें। तो सर रीडिंग स्पीड के डिफरेंट वे, क्योंकि हर बच्चे के लिए डिफरेंट वे काम करता है। बट इवन देन जो आपको काम किया तो मैंने तो ये लगा लो कि मैं जुलाई में आई थी तब हमारे रामबिलास सर ने बताया था हमको कि कैसे करना है कि एक नोटबुक लेके रखनी है अपनी अच्छी सी जो आप मेंटेन कर सको। उसमें क्या है फिर आपको न्यूज़पेपर होते हैं उसमें जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी आपको पसंद आई, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया था। उसमें क्या कि मतलब कंपेरेटिवली ईजी होती है लैंग्वेज, तो उसके एडिटोरियल पेजेस आते थे। तो सर ने हमको स्टार्टिंग में कहा था कि वो पेजेस काटो, अपनी नोटबुक में चिपकाओ, उसको थोरोली पढ़ो, पहले उसमें वर्ड मीनिंग्स होते हैं वो निकालो और फिर लास्ट में उसका कंक्लूजन जो तुम्हें समझ में आए वो लिखो और फिर उसको प्रॉपर एक बार दोबारा पढ़ो, देखो कि कंक्लूजन ठीक है या नहीं है। तो वहाँ से फिर क्या था कि जो बच्चा बिल्कुल, क्योंकि मैं ये लगा लो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड रहा है मेरा, तो मैं इंग्लिश में इतनी स्किल्ड थी भी नहीं, तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया था। तो ऐसे करते 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 आप इतने एडिटोरियल्स कर लेते हो कि आपकी वोकैब तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाती है। रीडिंग स्पीड भी, अगर रीडिंग स्पीड आपको टाइम के साथ अच्छी करनी है तो आप स्टार्टिंग में टाइमर लेके बैठ सकते हो। ये कर सकते हो 1-2 महीने आपने अच्छे तरह किया फिर आप टाइमर लेके बैठ जाओ कि 15 मिनट में मेरे को ये एडिटोरियल पूरा करना है और इसके वर्ड मीनिंग्स बाद में लिख सकते हो। तो उसके थ्रू आप फिर किसी को नॉवेल्स पढ़ना पसंद है तो नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। फिर होते हैं ऑनलाइन आर्टिकल्स होते हैं, वो जीके में भी हेल्प करते हैं और रीडिंग स्पीड में भी हेल्प करते हैं। मान लो इजराइल या उसका ईरान का कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है तो उसके आपने कोई आर्टिकल निकाला उसको पढ़ रहे हो आप, जीके स्ट्रॉन्ग हो रही है, साथ ही साथ रीडिंग स्पीड बढ़ रही है। तो कोऑर्डिनेट तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक चीज़ और सामने आई कि जब जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं क्लैट के तो उनका एक और कंसर्न था कि मान लीजिए हम कहीं से कोचिंग लेते हैं, आपके केस में आपने करियर लॉन्चर से कोचिंग ली करीब 1.5 साल की, तो उनको ये था कि जब आखिर के 6 महीने बच जाए तो हमें कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए ताकि जो इंस्टीट्यूट है वहाँ तो हम कर ही रहे हैं लेकिन एक एडिशनल उसके लिए। तो क्या ये स्ट्रेटजी ठीक है या सिर्फ एक ही पे भरोसा करना चाहिए? हाँ सर, इसके भी 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक बच्चा जो सीरियस है अगर वो अपने मॉक्स के थ्रू कंसिस्टेंटली मार्क्स अपने बढ़ा पा रहा है और PYQs पे रिलेटेड है टोटली है कि अगर हमने PYQ जैसे हम मॉक दे रहे हैं 6 महीने हो गए हमको और हम PYQs करके देख रहे हैं, अगर हमें बैठ रहा है कि हाँ PYQs अच्छे से हो रहे हैं, मॉक्स भी अच्छे से जा रहे हैं, तो कोई एडिशनल लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर रहा है, मतलब अपने मॉक्स सही जा रहे हैं। फिर दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे आ जाता है कि हो सकता है कि उसको जो मॉक्स अपने डिफरेंट कोचिंग दे रही है तो उसको वो नहीं हो रहे उससे या उसको प्रॉब्लम आ रही है कुछ, तो वो तब किसी और के लिए ऑप्ट कर सकता है या फिर उसको प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो फिर ऑप्ट कर सकता है। तो ऑप्शनल है जिसके पास। PYQ से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे मैं 2024 के एस्पायरेंट थी तो मैंने 2023 का जो पेपर होता है, सैम्पल पेपर होता है, तो वो करके देखने चाहिए पहले कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और हम कहाँ पे जाना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि जो न्यूज़पेपर रीडिंग है, आपने बताया कि इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, शुरुआत टाइम्स ऑफ इंडिया से कर सकते, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। तो चलो द हिंदू मान लेते हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड है और सब इसको ये कहते हैं कि अगर इसको पढ़ते हो तो काफ़ी अच्छा है।
तो द हिंदू में सिर्फ एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, सिलेक्शन कैसे करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें? सर उसमें अगर आप जैसे स्टार्टिंग में अगर बिगिनर हो तो आप अपने टीचर को कंसल्ट कर सकते हो कि कौन सी चीज़ हमें पढ़नी है, कौन सी अभी के लिए छोड़नी है, क्योंकि उस टाइम पे हमें पता नहीं होता। लेकिन अगर आप 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हो और आप मॉक दे रहे हो तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप के टॉपिक आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे क्रिमिनल न्यूज़ होती है, पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, ये हम छोड़ देंगे। जो मेजर इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, मेजर जैसे अभी पद्मा अवार्ड्स ये अगर चल रहे हैं तो ये तो हमारे हेल्प नेशनल अवार्ड्स हैं, तो हमें हेल्प होगी उस चीज़ से। या G20 के बारे में पिछले साल था तो न्यूज़पेपर में उसके बारे में आता था। तो जो मेनली स्पेसिफिक टॉपिक जो क्रिमिनल इन चीज़ों से जो छोड़ दें, स्पोर्ट्स वगैरह मेनली नहीं करते हैं, जो मेनली नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है वो करनी है और एडिटोरियल अच्छे से करना है। ओवरव्यू ले लो एक बार कि पहले ये देख लो क्या न्यूज़ आई है, अगर उसमें से आप फिर चुन सकते हो कि हाँ मेरे को ये न्यूज़ पढ़नी है। अच्छा, एक दो चीज़ें ये तो हमने पॉजिटिव बात है कि अब थोड़ा सा कुछ मैं फीडबैक के लिए जानना चाहता हूँ कि ज़्यादातर क्योंकि जो कोई भी कोचिंग लेते तो उसमें से मैंने बताया 80-20 का प्रिंसिपल है, तो 20% बच्चे वाकई में मेहनत करते हैं। बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन है, आपने फेस किया है, लेकिन बच्चे कुछ गलतियाँ करते हैं क्योंकि आपने भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खुद भी गलतियाँ की होंगी और भी बच्चों को देखा होगा कि ये सीरियस है, मेहनत करें, लेकिन कुछ ना कुछ वो बेसिक्स मिस्टेक कर रहे हैं। तो आपके नोटिस में क्या आया कि ये गलतियाँ अक्सर बच्चे करते हैं, इनसे बचना चाहिए? जो कोई इंटरव्यू सुनेंगे पूरे इंडिया से तो उनको भी शायद हेल्प मिल सके। सर एक मिस्टेक तो मैंने ये देखी थी कि बच्चे जैसे एक्साइटेड ज्वाइन करते थे कि हाँ भाई हमें कुछ करना है, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम के साथ कुछ 2-3 महीने करके फिर वो बिल्कुल ठंडे पड़ जाते थे। मतलब ये है कि वो पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है, एक तो ये दिक्कत थी। दूसरी क्या थी कि बच्चे कंसिस्टेंसी नहीं थी। हाँ, कंसिस्टेंसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड दूसरी फिर ये है कि कोचिंग को बंक कर रहे हैं भाई, जैसे कहीं घूमने चले गए, कहीं खाने चले गए, ऐसे डिस्ट्रैक्शंस वाले। सिंसियरिटी कुछ समय के लिए है। फिर डिसिप्लिन की थी कि भाई क्लास में बैठे हैं, टीचर आगे पढ़ा रहा है, पीछे बैठ के फ़ोन चला रहे हैं या फिर सुन नहीं रहे या फिर ईयरपोड्स लगा रखे हैं, तो वो दिक्कत आती थी। एंड फिर कुछ ये हो जाता था कि जैसे मॉक का हो जाता था कि कुछ बच्चे ऐसे होते थे मॉक दे रहे होते थे, एक दो होते थे, सारे नहीं, कि भाई आपस में पूछ रहे हैं या फिर दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो दिक्कत आ जाती थी। वो उन खुद को भी दिक्कत आती थी उनको कि हाँ, फिर हमें भी होती थी, लेकिन बाद में उसका सोल्यूशन हो गया था लास्ट में आते आते। एंड फिर एक था कि मॉक्स कर रहे हैं फिर उसका एनालिसिस अच्छे से नहीं, ये मेजर प्रॉब्लम यही है, जो बच्चा सीरियस है उसके लिए भी यही है कि मॉक्स कर रहे हैं हम उसका एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे, कि हमने मॉक दे दिया हमारे 60 मार्क्स हैं, अगला मॉक दिया हमारे 80 मार्क्स हैं, हमें ये नहीं पता चला हमने डिफरेंस इसमें किया क्या, जो चीज़ फिर हमें 80 से फिर हम जंप कर गए 50 पे, तो अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम क्या नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि एनालाइज करो। हो स्टार्टिंग में वो टाइम ले सकता है आपका 2 से 3 घंटे, फिर धीरे आते आते 1-1.5 घंटे में कम से कम करना ही है। तो एनालाइज की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मान लीजिए इंग्लिश का आपके पिछली बार जितने मार्क्स है उससे 4 नंबर 5 नंबर ज़्यादा है, तो क्या एनालाइज करें? जैसे अपने को ये देखना है कि पिछले जो मॉक थे उसमें एक नोटबुक बना लो। मैंने तो एक नोटबुक बना रखी थी, उसमें हर सब्जेक्ट का जैसे वो होता था कि अपने लिखो, स्कोर लिखो, हर सब्जेक्ट में इतने आए थे, इतने नेगेटिव गए थे, उसमें मैं परसेंटेज निकालती थी कि इसमें अपने 33% मिस्टेक हैं, इसमें अपने 50% मिस्टेक है या जितने भी हैं, तो उसको टाइम के साथ अपने को इम्प्रूव करना है। मान लो इंग्लिश का है, अभी मैंने पीछे देखा कि मेरी वो कैब गलत थी, मैंने 1 हफ्ते में मैंने मेरी वो कैब भाई अच्छी की है और मतलब मेरी किस्मत भी अच्छी कि वो 2 जो कैब है वो उसमें आ गई, तो मेरे मार्क्स वहाँ पे बढ़े। तो एक मेरे को ये पता चल गया कि वो कैब अपने को टाइम टू टाइम पढ़नी है। क्या है कि जो वो कैब आ रही है, मान लो आपने गलत किया, वो आप नोटबुक में उतारो कि मैंने ये गलत किया। दूसरा क्या है कि जो जैसे पन एलिट्रेशन जो ये कहते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं कुछ कि जैसे पोजिशन ये क्या होता है नाउन वगैरह, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हम कह देते हैं, तो ये हम पीछे में कर रहे हैं। तो आगे ये देखना है कि मिस्टेक्स हमें कर कहाँ रहे हैं, किस टाइप पे कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझने में कर रहे हैं या आंसर्स को गलत मीनिंग में निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे फिर अगले में अपने को वो सुधारना होता है। जी अच्छा, एक एग्ज़ाम और भी होता है लॉ से रिलेटेड जिसको एलेट कहते हैं, इसके बारे में कुछ बताओ। तो सर जैसे क्लैट होता है जो 24 के आसपास अपने जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके लिए लॉ के लिए, लेकिन इसी लिए एलेट होता है दिल्ली के लिए, जो स्पेसिफिक दिल्ली की जो लॉ कॉलेज है उसके लिए एलेट होता है, सिर्फ द्वारका के अंदर है। हाँ, वो उसके लिए एलेट। इसका सिलेबस क्या होता है? सर इसका सिलेबस सेम होता है, बस उसमें थोड़ी सी एनालिटिकल रीजनिंग एडिशनल हो जाती है। और इसका टेस्ट किस महीने में होता है? इसका सेम ही होता है, जैसे मेरा 3 दिसंबर को क्लैट का था, 10 दिसंबर को एलेट का था। और इसका रिजल्ट कब आता है? जैसे इसका आसपास 1-1.5 हफ्ते में, जैसे क्लैट का आता है उसी टाइम पे आ जाता है। तो क्या इन दोनों की आंसर की भी अपलोड की जाती है? हाँ, आंसर की तो जैसे एग्जाम में दे के आई थी उसी टाइम पे या अगले दिन हो जाती है। रिजल्ट लाइक 1-1.5 हफ्ता ले लेता है कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। तो जैसे आपका दिसंबर के अंदर ये क्लियर हो गया था कि आपका क्लैट एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और आपको बेंगलोर
वाला लॉ यूनिवर्सिटी मिल गई है, उसके बाद आप मार्च के अंदर आपने 10+2 के पेपर दिए और तो अब आप तैयारी कर रहे हो बेंगलोर? हाँ, अभी उसी की प्रिपरेशंस चल रही हैं सर। ठीक है, तो ये थी शिक्षा मलिक, जिन्होंने बड़ा विस्तार से हमें सारी चीज़ों के बारे में बताया और हमारी तरफ से इनको शुभकामनाएं। और भी जो हमारा इंटरव्यू देखे, खास करके बेटियां, वो लॉ वाला फील्ड आने वाले टाइम में बहुत बूम करने वाला है। जिस तरह से यूपीएससी का हर कोई यूपीएससी करना चाहता है, तो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा जो है ना, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको लॉ चाहिए, हर चीज़ के लिए कानून का पता होना चाहिए। और जैसे जैसे हमारा देश डेमोक्रेसी जैसे जैसे इम्प्रोवाइज़ कर रही है, उसी तरीके से लॉ की जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। शिक्षा मलिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।